वेलकम टू लेक्चर नंबर 13। इस लेक्चर में हम कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स देखेंगे जो हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की मुश्किल मैथमेटिक्स को कदरे आसान बना देते हैं और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है उनसे। होपफुली आप लोगों ने ये जो पहला थ्योरम मैं लिखने जा रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड इट सेज दैट हमारे पास अगर ए से बी तक इंटीग्रेशन है, लिमिट्स हमारे पास ए से बी हैं, और एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएट हो रहा है, डी एफ फंक्शन है जो कि डी एक्स से साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, देन हम उसको इंटीग्रेट करते हैं डी एक्स से, तो वो जो हमारे पास रिज़ल्ट देगा वो हमारे पास फंक्शन एट पॉइंट बी माइनस फंक्शन एट पॉइंट ए, हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। अगर ये थोड़ी सी इसकी मुश्किल शक्ल लग रही है तो हम इसको एक दूसरी शक्ल दे सकते हैं, और वो इस तरह से कि ए से बी तक हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं और एक फंक्शन है कोई एफ ऑफ एक्स जो कि डी एक्स पर इंटीग्रेट हो रहा है, तो इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा इंटीग्रेट होने के बाद जो फंक्शन आएगा उसको हम बी पे चेक करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इंटीग्रेट होने के बाद जो फंक्शन आएगा उसे ए पर। तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम है जो कि हमने कैलकुलस से बोरो किया है, और इधर हमारे पास जो कैपिटल एफ है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू डी एफ ओवर डी एक्स, दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ज्योमेट्रिकली हम इसको, इस फंडामेंटल थ्योरम को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास जो डी एफ फंक्शन है वो एक्चुअली इन्फिनिट स्मॉल चेंज है एफ में, जिसको हम डी एफ ओवर डी एक्स और देन डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से हमने इसे डिस्क्राइब किया था जब हम स्टार्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ी बहुत रिवाइज कर रहे थे। तो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक फंक्शन है एफ, उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में उसको डिवाइड कर दें ए से लेकर बी इंटरवल तक। लेट्स इसे ड्रा करके देख लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी फंक्शन है ए से बी तक, तो हमने उसे क्या किया है, छोटे छोटे पीसीज में हमने उसे डिवाइड कर दिया है और देन हम उसको वन बाय वन सम कर रहे हैं ए से बी जाने के लिए। तो ये फंडामेंटल थ्योरम हमें कहता है कि आप इसको वन बाय वन सम नहीं करो, आप ऐसा करो कि फाइनल जो पॉइंट है आपके पास बी और इनिशियल जो पॉइंट है ए, उस पर आप फंक्शन की वैल्यू को चेक कर लो और उनका डिफरेंस ले लो, तो आपको वो सारा सम करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास ये कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम हमें हमारे लिए आसानी पैदा कर देता है। तो इसको हम यूज़ करते हुए अपनी ईएमटी में यूज़ होने वाले कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स को देखते हैं कि उनको किस तरह से लिख सकते हैं। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज़ करते हुए हम अपना फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम लिखते हैं जिसे हम नाम देते हैं फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट्स। फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट्स, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास सेम वही है जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखा है। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक हमारे पास फंक्शन है, उसको हम डेरिवेट कर रहे हैं, देन उसके साथ हम इन्फिनिटली स्मॉल पैच मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइन एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड देन हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के दरमियान डिफरेंस आ रहा है। तो हम जब 3D कैलकुलस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे पास जो सिंगल डेरिवेटिव है वो ग्रेडियंट से रिप्लेस हो जाता है, जिसमें हमारे पास इन एक्स वाई जी जो ग्रेडियंट था हमारे पास वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इन वाई डायरेक्शन प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड इन जेड डायरेक्शन था।
इसी तरह हमारे पास इसके जो अदर काउंटर पार्ट्स हैं स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में वो भी मौजूद हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव की जगह हम ये जो है डेल लिख लेते हैं। तो हमारे पास डेल जो है फंक्शन वो ऑपरेट हो रहा है किसी स्केलर क्वांटिटी पे, और ये हमें क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। देन ऑब्वियसली जब हम इसके साथ इन्फिनिटली स्मॉल लाइन एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एक अगेन वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो हमारे पास टी फंक्शन एट पॉइंट बी माइनस टी फंक्शन एट पॉइंट ए आना चाहिए। तो दिस इज़ द फंडामेंटल थ्योरम फॉर ग्रेडियंट्स विच इज़ द सेम एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये हमें क्या बताता है, कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से लें कि अगर आपने एक बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है कि वो बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ज़ीरो से ऊपर हमारे पास हमें नहीं पता कितनी ऊंची है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप कोई 1 मीटर रॉड लें और 1 बाय 1 उसको मेजर करते जाएं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। इस तरह आप क्या करेंगे, ज़ीरो से लेके ऊपर जाते जाएंगे और उसको सम करते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे ना। समेशन जो है वो हमारे पास एक्चुअली इंटीग्रेशन ही है, तो वो इंटरचेंज हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा आला हो जो कि हाइट मेजर कर सके, ऐसा इक्विपमेंट हो, तो वो आपको बता दे कि जी हमारे पास ये x इज़ इक्वल टू 100 पर है, और आपको ये पता है कि ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 100 माइनस 0 करके बता देंगे कि इस बिल्डिंग की टोटल हाइट हमारे पास 100 मीटर्स है। तो ये हमारे पास एक अल्टरनेट वे है बताने का। तो ये जो इंटेग्रल हमारे पास आ रहा है फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स, ये भी हमें यही कह रहा है कि इंस्टेड के आप उसको इंटीग्रेट करें 1 बाय 1, आप जस्ट उस फंक्शन को एंड पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लें। तो अब इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि ये जो लाइन इंक्लूड हम करवा रहे थे, अब हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो इस लाइन से इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब इस लाइन पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम कोई भी पाथ चूज़ करें, हम पहले यहाँ से जाएं, इधर जाएं, फिर इधर जाएं, फिर इधर जाएं, हम कोई भी पाथ चूज़ करें, डजेंट मैटर, हमारे जो एंड रिज़ल्ट होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स में वो एंड पॉइंट्स पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें लिख सकते हैं और उसमें हम काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं क्योंकि हमने इस पर डिस्कशन कर ली है कि जब हम ए से बी तक जाएंगे और हम ग्रेडियंट लेंगे किसी स्केलर क्वांटिटी का और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, यानी कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। और दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो ये है कि अगर ये इंटेग्रल हमारे पास क्लोज्ड होगा, ए से स्टार्ट होकर ए पर ही ख़त्म होगा, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये दो हम पॉइंट्स जो हैं वो अपने माइंड में बिठा सकते हैं कि ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स के। सो दूसरा जो हमारे पास थ्योरम है, इट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम फॉर डाइवर्जेंसेस। इसमें हमारे पास हम क्या करते हैं कि नाम से क्लियर है कि हमारे पास किसी चीज़ की डाइवर्जेंस आ रही है और हमें ये पता है कि डाइवर्जेंस हमेशा किसी वेक्टर क्वांटिटी की होगी। सो जस्ट टेक द डाइवर्जेंस ऑफ सम वेक्टर और उसको वॉल्यूम पे अगर हम इंटीग्रेट कर दें वॉल्यूम पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उस वॉल्यूम को जो सरफेस इनक्लोज कर रही होगी, हम सिर्फ उस सरफेस का इंटेग्रल ले लें उस वेक्टर के साथ, तो दैट विल बी इनफ। तो हमें
वॉल्यूम को सम करने की ज़रूरत नहीं है, हम सरफेस को कवर कर सकते हैं, सरफेस पे उस वेक्टर को चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर एक तरफ मुश्किल आ रही हो तो हम इधर से इधर या इधर से इधर अपने इंटेग्रल्स को शिफ्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस के कुछ और भी नाम हैं, जिसे गॉस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है या फिर ग्रीन्स थ्योरम। तो ये इसके दो दूसरे नाम भी हैं, गॉस थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। तो ये हमें ये बताता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो डाइवर्ज हो रही है किसी पॉइंट से, तो हम उसका सिर्फ जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही है उसके एरिया को, उस सरफेस के एरिया को इंटीग्रेट करें हम अगर उस वेक्टर के साथ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो टोटल वॉल्यूम की शक्ल में आ जाएगा कि उस सरफेस में से हमारे पास कितना वॉल्यूम जो है वो आउटपुट आ रही है। सो एक्चुअली इट इज़ सेम लाइक कि हमारे पास कितनी फील्ड्स इस एरिया में से गुज़र रही हैं। तो अगेन ये हमारे पास इस सरफेस से, इस DA सरफेस से हमारे पास वेक्टर स्प्रेड आउट हो रहा है, उसकी डाइवर्जेंस हो रही है, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑन द कंप्लीट गिवन सरफेस। तीसरा जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल्स। पहले हमने ग्रेडियंट का फंडामेंटल थ्योरम देख लिया, जिसमें हमारे पास ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी पर एक्ट हो रहा था और देन हम उसको इंटीग्रेट कर रहे थे। देन हमने डेरिवेटिव्स में डॉट प्रोडक्ट का देख लिया, अब हम स्केलर प्रोडक्ट का देख रहे हैं। तो अगेन हमारे पास जो कर्ल होता है वो किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का होता है, और जो हमारे पास ये एक कर्ल लेते हैं ये हमारे पास 3D का 2D में आता है, तो हमारे पास एक सरफेस आ रही होती है। तो हम उस सरफेस को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक एरिया एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल्स हमें कहता है कि इंस्टेड ऑफ दिस इंटेग्रल हम एक और इंटेग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो इंटेग्रल होगा पेरीमीटर पे, और वो हमारे पास जो वेक्टर v होगा उसको हम पेरीमीटर पर इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास दोनों रिज़ल्ट सेम आएंगे। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह से कोई चीज़ कर्ल हो रही है एंड इस तरह से हमारे पास कोई चीज़ कर्ल हो रही है, जैसे कि पानी का वर्लपूल होता है या फिर हमारे पास जो टोर्नेडो होता है वो इस तरह से सर्कुलर होता है, एंड आई एम अज्यूमिंग हेयर इज़ अ लाइन कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन जो कि एरिया एलिमेंट को मेरी तरफ पॉइंट कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कर्ल हो रहा है इस लाइन पे, इस सर्कुलर लाइन को, इस DL को हम इंटीग्रेट कर देंगे इस सरफेस वेक्टर पे, तो हमारे पास जो है टोटल रिज़ल्ट आ जाएगा, और ये हमारे पास उसी तरह एक फ्लक्स तरह का रिज़ल्ट देगा। लेकिन हम अक्सर इसको v.dl को सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको ऑन द बाउंड्री चेक कर रहे हैं कि बाउंड्री पर हमारे पास वेक्टर किस तरह से रोटेट हो रहा है अलोंग DL, तो इसको हम सर्कुलेशन भी कहते हैं कि हमारे पास उस वर्लपूल की या फिर उस कर्लिंग वेक्टर की सर्कुलेशन कितनी है। तो अब हम ये देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास सिर्फ बाउंड्री लाइन पे डिपेंड कर रही है, जब हम इधर से शिफ्ट कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करते हुए। तो अब हमारे पास जो कर्ल होगा, जो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर होगी, वो हमारे पास सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगी, अब वो हमारे पास एक क्लोज लाइन पे डिपेंड कर रही होगी, एक पेरीमीटर पे डिपेंड कर रही होगी, और बाउंड्री लाइन पे डिपेंड कर रही होगी। और अगर हमारे पास ये एरिया जो है ये एक क्लोज्ड एरिया है, चलें इसकी एग्जांपल इस तरह लेके, पहले जो हमने किया है
वो एक अनक्लोज सरफेस है, कि वो क्लोज सरफेस नहीं है, कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है लेकिन उसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा रास्ता छोड़ दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है, इसमें से कुछ ना कुछ बाहर आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सरफेस भी क्लोज्ड कर दें, अब हमारे पास क्या है, ये सरफेस क्लोज हो गई है और इसका इंटेग्रल हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल क्रॉस वी डी ए। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये जो इंटेग्रल है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पेरीमीटर ही नहीं बच रहा जिसके अराउंड हम कोई कर्ल चेक कर सकें। ये जो हमने एक सर्कल या होल इसमें बनाया था वो इन्फिनिटली स्मॉल होके ज़ीरो हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह इस राइट साइड को जो डी एल है वो हमारे पास क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो पेरीमीटर हमारे पास ओब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा, तो ये राइट साइड हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। जिस तरह हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट में दो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे, उसी तरह हमारे पास ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल्स में भी ये दो रिजल्ट्स आ रहे हैं। ईएमटी में हमने जितनी मैथमेटिक्स सीखनी थी ऑलमोस्ट हम सीख चुके हैं, और जितनी भी हमने ये डिस्कशन की है रिगार्डिंग वेक्टर्स और ग्रेडियंट्स, कर्ल्स, और हमने इनके फंडामेंटल थ्योरम्स देखे हैं। ओब्वियसली ये सारे फार्मूलाज और मैथमेटिक्स याद करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन हम इसको याद नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमने इसको याद नहीं करना, हमने इसको यूज़ करना है और इसको क्लेवर वे में यूज़ करना है। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं ईएमटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डेविड ग्रिफिथ, अगर आप उसके एंड में देखें तो एंड पर उसके एक दो पेज जो हैं वो फार्मूलाज के गिवन है। तो अक्सर औकात वो फार्मूला शीट हमें एग्ज़ाम में दे दी जाती है और उसको हम अच्छे तरीके से यूज़ करें अगर, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो सकती हैं। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। ये देखें, ये हमारे पास उस ईएमटी बुक के कुछ आखिरी पेजेस हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लाइन एलिमेंट देन वॉल्यूम एलिमेंट गिवन है, और जो एरिया एलिमेंट होता है वो हम अपनी सरफेस को देख के खुद निकालते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्रेडियंट का फार्मूला, हमारे पास डाइवर्जेंस का, कर्ल का और लप्लाशियन का फार्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी गिवन है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी गिवन है, एंड देन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी ये चीज़ गिवन है। इसके बाद हमारे पास जो ट्रिपल प्रोडक्ट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स, प्रोडक्ट रूल्स के रिज़ल्ट, सेकंड डेरिवेटिव्स के रिज़ल्ट्स वो भी गिवन है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम्स हैं वो भी यहाँ पर गिवन है, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यूजुअली ये दो पेजेस जो हैं फार्मूलाज के, जो कि काफ़ी लेंथी फार्मूलाज हैं, ये हमें याद नहीं करने पड़ते, ये आपको एज ए हेल्पिंग मटेरियल एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं। अगर नहीं दिए जाते तो फिर ओबियसली आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा एंड पेपर पे हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं। ये मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, जो कि बेसिक इक्वेशंस हैं हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वो भी गिवन है। ये अभी हमने नहीं की, लेकिन होपफुली आगे वाले चैप्टर्स में इनको हम ज़रूर स्टडी करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि इन लेक्चर्स को अगर आप देख रहे हैं तो लेक्चर्स देखने के साथ साथ आप एग्जांपल्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी करें जो बुक में हमारे पास अपीयर हो रही हैं, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और होप अगले लेक्चर में हम एक स्पेशल फंक्शन को देखेंगे जिसे डिराक डेल्टा फंक्शन कहा जाता है, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ही नहीं बल्कि फ़िज़िक्स की काफ़ी और ब्रांचेस में भी अपीयर होता है। तो उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की मैथमेटिक्स है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इस मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी करेंगे और उनमें से फ़िज़िक्स को निकालेंगे। तो टिल देन टेक केयर।